चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम लोग चैप्टर देखिए, हम लोग चैप्टर हिस्ट्री का आज पढ़ेंगे। मतलब ऐसे तो हम लोग ने इस चीज़ को ख़त्म कर लिया, हमने चैप्टर 1 को पूरी अच्छी तरीके से फिनिश कर दिया। फिर भी डाउट्स जो है, यानी कि जो प्रॉब्लम है लोगों को, बच्चों को जो हो तो वो होती रहती है, तो मैं इस चीज़ को रिकॉल करवा रहा हूँ। रिवीजन क्लास है ये, रिवीजन करवाऊँगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट भी करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चन को डिस्कशन करवाऊंगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, चलिए हमने स्टार्ट से थोड़ा सा मैं एक तरह से कहानी को फिर से बता रहा हूँ, तो इसलिए मैंने बुक को रखा है। राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप में हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। एट फर्स्ट में हमने क्या कुछ पिक्चर का डिस्कशन किया था। पिक्चर का डिस्कशन में क्या था कि वो एक पिक्चर है जो फ्रेडरिक सोरियो द्वारा बनाया गया है, इन 1848 में बनाया गया है ना, फ्रेडरिक सोरियो के द्वारा। बुक को रखो अपने पास। और इस पिक्चर में क्या बताया जा रहा है कि ये एक विजन है। ठीक है, ये एक फ्रेडरिक सोरियो का विजन है जिसमें बताया जा रहा है कि जो पूरा यूरोप है वो नेशनलिज्म का चीज़ को फॉलो कर रहा है, नेशनलिज्म को फॉलो कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक मैंने कंप्लीट बताया था। उसके बाद मैंने इसमें एक पॉइंट आया था यूटोपियन विजन के बारे में, तो मैंने यूटोपियन विजन के बारे में बताया था। क्या बताया था कि यूटोपियन विजन वही है जिसमें जो सपना मतलब पूरा नहीं हो सकता या असंभव हो सकता या हो सकते बहुत कठिन है। ठीक है, तो इसीलिए इसको यूटोपियन विजन के नाम से जाना गया है। ठीक है, तो मैंने इसमें बताया था कि किस तरह से ये ट्रेन की तरह, लॉन्ग ट्रेन की तरह बहुत सारे कंट्री, यूरोप के बहुत सारे कंट्री क्या कर रहे हैं, हाथ में झंडा लिए हुए और अपने अपने क्लोथ्स को पहने हुए वो उस पुतले की तरफ, स्टैचू की तरफ बढ़ रहे हैं। तो स्टैचू क्या है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जिसमें क्या हुआ था, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के हाथ में दो चीज़ें हैं। एक हाथ में क्या है उनका, हमारे बोल सकते कैरेक्टर है, घोषणा पत्र है, और दूसरे हाथ में क्या है, हम बोल टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट है। और दोनों क्या कर रहा है, घोषणा पत्र डिक्लेयर कर रहा है कि रिपब्लिक हो चुका है, क्या क्या राइट्स वगैरह हमारा है। और टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट जो है ना, टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट क्या शो कर रहा है, टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट ये शो कर रहा है कि अब हमारे जो ज्ञान का उदय हुआ है ना, अब सब चीज़ खत्म, मतलब नॉलेज बढ़ रहा है अब यहाँ पर। ठीक है, अब लोगों को पता चल गया है कि नेशनलिज्म क्या होता है। उसके बाद हम ये टॉपिक स्टार्ट करते थे, क्या किससे स्टार्ट किए थे? फ्रेंच रेवोल्यूशन। देखिए हम रिकॉल करवा रहे हैं, समझते रहना। हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन को 9th क्लास में पढ़ा और 9th क्लास में फ्रेंच रेवोल्यूशन को देखा, किस तरह से फ्रांस में एक रेवोल्यूशन आया और ये फर्स्ट स्टेप था जिससे पूरे यूरोप में ये चीज़ फैली। तो अब हमने जब फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है, तो क्या क्या मेजर चेंजेस हुए वो भी हमने देखा था कि नया नया नेशनल एंथम को कंपोज किया गया, ट्राई कलर को यानी कि झंडा को, फ्लैग को, नेशनल फ्लैग को इंट्रोड्यूस कराया गया। उसके बाद ला पैट्रिया, ला सिटायोन का कंसेप्ट को रखा गया, है ना, ला पैट्रिया फादरलैंड और ला सिटायोन सिटीजन ऑफ इंडिया, ये दो कॉन्सेप्ट को रखा गया। उसके बाद और क्या किया गया, और यहाँ पर बहुत सारे संकल्प लिए गए, ओथ लिए गए, शपथ लिए गई, है ना। तब ये सब इंजॉयमेंट हो ही रहा था कि नेपोलियन आ गया। ठीक है, नेपोलियन ने क्या किया, देखिए यहाँ तक तो हम देखें किस तरह से ये इंजॉयमेंट कर रहे थे। तो नेपोलियन से आने से पहले भी क्या था कि जैकोबिन क्लब बनाया गया, और जैकोबिन क्लब क्या कर रहा था, वहाँ के जो आर्मीज थे वो सब इस चीज़ को, यानी कि फ्रांस का जितने भी नेशनलिज्म है उस चीज़ को वो स्प्रेड कर रहे थे। बट क्या हुआ, नेपोलियन जो स्टेट जनरल थे नेपोलियन बोनापार्ट, इस चीज़ को वो पावर को अपने हैंड में ले लिया और क्या किया उन्होंने, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन को बनाया। ठीक है, क्या बनाया, रूल्स और रेगुलेशन को बनाया, जिसको नेपोलियन कोड कहा गया या सिविल कोड कहा गया। ठीक है, नेपोलियन कोड में बहुत सारी अच्छी चीज़ें वो हुई, जैसे कि फ्यूडल सिस्टम को एबोलिश किया गया, है ना, पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट किया गया, है ना। उसके बाद बहुत सारे ऐसी चीज़ें हुई जो लोगों को अच्छी भी लगी और कुछ नेगेटिव चेंजेस भी किए। नेगेटिव चेंजेस क्या किए, सेंसरशिप को इम्पोज कर दिया, है ना। सेंसरशिप जैसे राजा के विरुद्ध कोई बोलेगा तो उसको क्या हो जाएगी, वो एग्जाइल हो जाएगा या एग्जीक्यूटेड हो जाएगा, उसको फांसी भी हो सकती है या उसको सजाई होगी। और ज़बरदस्ती क्या किया जाता था, फ्रेंच लोगों को आर्मी में ज्वाइन करवाया जाता था। तो ये सब सारा चीज़ हमने देखा कि नेपोलियन ने किस तरह से सही किया। उसके बाद नेपोलियन के आने के बाद भी बहुत सारे चीज़ जो चेंज हुए हम ये जान रहे थे, लेकिन कुछ पावर, यूरोपियन पावर, जैसे कि हम कह सकते हैं यूरोप के पर्सिया, जर्मनी और बहुत सारे ऐसे कंट्री, 2-3 कंट्री था, PRA भी हमने बताया था, पर्सिया, रसिया, है ना, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, ये सब पावर मिलकर ये नेपोलियन को वाटर ऑफ लू, बैटल ऑफ वाटरलू में क्या किया, हरा दिया। ठीक है, उसके बाद फिर से क्या हुआ कि ये चीज़ नेपोलियन हार गया और
फिर से वहाँ पर एक तरह से हम बोल सकते हैं कि कंजर्वेटिज्म का राज हो गया। अब यहाँ पर कंजर्वेटिज्म कौन थे? देखिए, कंजर्वेटिव्स के बारे में मैंने बताया था कि वैसे लोग जो चेंज नहीं चाहते थे, सोसाइटी में चेंज नहीं चाहते थे, कंजर्वेटिव सोसाइटी में चेंज नहीं चाहते थे, है ना। और वो क्या करते थे कि हम कह सकते हैं उसको हम लोग एक नया मिडिल क्लास बोल सकते हैं, जिसको एरिस्टोक्रेसी कहते हैं, ठीक है। उस समय पूरा सोसाइटी जो था एरिस्टोक्रेसी में, एरिस्टोक्रेसी अधिकतर था वहाँ पर, यानी वैसे लोग जो बड़े बड़े लोग हैं तो उनको इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। अचानक क्या हुआ कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता गया, ठीक है, मैंने वही कहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता गया तो क्या हुआ कि वहाँ पर एक नया क्लास सामने आया जिसको हम न्यू मिडिल क्लास कहते हैं। तो न्यू मिडिल क्लास कौन थे? एजुकेटेड लोग थे और जो चाहते थे कि चेंजेस हो, और वो इस चीज़ का अपोज करते थे कि फ्यूडल सिस्टम खत्म हो जाए, है ना, जितने भी मोनार्की सिस्टम खत्म हो जाए, ये सब चीज़ चाहते थे। उसके बाद हमने लिबरल नेशनलिज्म के बारे में पढ़ा कि ये लिबरल नेशनलिज्म कौन थे? लिबरल नेशनलिज्म वही मिडिल क्लास ही लोग थे, और वैसे लोग थे जो लिबर्टी में विश्वास रखते थे, मतलब कि वो आज़ाद ख्याल के लोग थे कि वो चाहते थे कि जब कोई भी देश क्या हो, एक इंडिपेंडेंस हो, है ना, और नेशनलिज्म भी चाहते थे वो, तो वे लिबरल नेशनलिज्म थे, ठीक है। तो उन्होंने बहुत सारे चीज़ को चेंज करवाया, ठीक है। अब हम लोग उसके बाद क्या देखे थे? हमने देखा था कि नया कंजर्वेटिज्म भी, देखिए, जब लिबरल नेशनलिज्म ये जब अपना काम कर रहा था तो उसके बाद एक नया जो कंजर्वेटिज्म था वो उसका एंट्री हुआ। कंजर्वेटिज्म वही थे, एरिस्टोक्रेसी, ठीक है। कंजर्वेटिज्म कौन थे? वो एरिस्टोक्रेसी, हम बताए थे ना, कंजर्वेटिज्म वही थे, ठीक है। तो कंजर्वेटिज्म ने क्या किया? इस्टाब्लिश कर दिया, सब क्या इस्टाब्लिश कर, नेपोलियन का हराने के बाद, है ना, नेपोलियन जब हार गया था तो उन्होंने फिर से क्या किया, जो बर्बन डायनेस्टी खत्म हो चुका था उस चीज़ को रिस्टोर किया, है ना, मोनार्की सिस्टम को रिस्टोर किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, मोनार्की सिस्टम को रिस्टोर करने के बाद बहुत सारे चेंजेस किए जो मोनार्की चर्च वगैरह वाला सिस्टम को ला दिया, ठीक है। और लास्ट में क्या हुआ कि ट्रीटी ऑफ वेना साइन किया, कंजर्वेटिज्म ने मिलकर एक ट्रीटी ऑफ वेना साइन किया, जिसको होस्ट कौन कर रहे थे? ड्यूक मेटरनिक कर रहे थे, और उसमें बहुत सारे बातें को लिखी गई, ठीक है। चलिए, उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद हमने क्या देखा कि देखेंगे हम लोग तो रिवोल्यूशनरीज थे। अब ये कंजर्वेटिव अपना काम कर रहे थे, लेकिन उस समय एक नया, अभी रिवोल्यूशनरी क्या होता है? जो रिवोल्यूशन करता है। तो उस समय क्या था, जो आवाज़ इसके कंजर्वेटिज्म के विरुद्ध आवाज़ उठा रहा था, उसको अपोज कर रहा था, तो उसको मारा पीटा जा रहा था, है ना, उसको मतलब जेल में डाल दिया जाता था। इसलिए उन्होंने रिवोल्यूशनरी ने क्या किया? एक अंडरग्राउंड सोसाइटी का फॉर्मेशन किया, अंडरग्राउंड सोसाइटी, ठीक है, जिसमें कि गुस्सेफी मैजिनी का नाम हमने पढ़ा था। गुस्सेफी मैजिनी ने 2 अंडरग्राउंड सोसाइटी को फॉर्म किया था, यंग इटली और यंग यूरोप का, ठीक है। उसके बाद ये लोग क्या कर रहे थे? ये भी आइडिया को फैला रहे थे। कौन सा आइडिया? नेशनलिज्म का, लिबर्टी का, ठीक है। ये सब हमने पढ़ा। उसके बाद अब देखिए, रेवोल्यूशन 1830 से हमने क्या देखा था? रेवोल्यूशन कब आया था? 1830 से लेकर 48 तक, ये एज ऑफ रेवोल्यूशन था, है ना। तो एज ऑफ रेवोल्यूशन तो सबसे पहले फ्रांस, ठीक है, फ्रांस में जुलाई में 1830 को क्या हुआ कि फिर से बर्बन किंग को कंजर्वेटिव, यानी कि जो हमारे रिवोल्यूशनरीज थे, उन्होंने क्या किया? बर्बन किंग को उखाड़ के फेंक दिया, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को लागू किया, है ना। हमने कहा था ना कि जो मोनार्की सिस्टम था उसको ख़त्म किया, है ना। यहाँ जब इन 1830 से 1848 तक, ठीक है, फ्रांस में पहले क्या हुआ? जो लिबरल नेशनलिज्म थे, जो रिवोल्यूशनरीज थे, उन्होंने क्या किया? हमारे बर्बन किंग को उठा, मतलब जो भी है बर्बन किंग, मोनार्की सिस्टम को ख़त्म कर दिया, और वहाँ पर क्या लागू किया? वहाँ पर हमारे लागू किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम किया, कि मोनार्की सिस्टम तो रहेगा लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करेगा वो, ये भी हमने पढ़ा। उसके बाद इस चीज़ को जुलाई रेवोल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं? जुलाई रेवोल्यूशन भी कहते हैं। उसके बाद बहुत सारे जगह पे ग्रीक में रिवोल्यूशन आए, है ना। और हमारा अब हम लोग उसके बाद क्या देखे थे? रोमांटिक इमेजिनेशन देखे थे, है ना। रोमांटिक इमेजिनेशन क्या था कि वहाँ के जो रोमांटिक पोइट थे वो ये कह रहे थे कि सिर्फ नेशनलिज्म लाने के लिए सिर्फ आप कोई भी मतलब कंट्री में सिर्फ वॉर से ही एक्सपेंड नहीं हो सकता, बल्कि वॉर के अलावा हम लोग कल्चर से, पोइट्री से, है ना, इस चीज़ से हम क्या कर सकते हैं? नेशनलिज्म फिल्म को ला सकते हैं।
वो साइंस और रीजन पे क्या कर रहे थे, क्रिटिसाइज कर रहे थे, है ना। वो ये कर रहे थे कि यहाँ पर लोग क्या कर रहे थे, अपना कंट्री को एक्सपेंड कर रहे हैं, लेकिन लोग ऐसा इमेजिनेशन जो लोगों को अंदर को जज्बात को जगाया ना, रोमांटिक इमेजिनेशन कर रहे थे। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, बहुत सारे पोएम लिखे, बहुत सारे आर्टिस्ट ने बहुत सारे प्ले को ये किया, कल्चरल एक्टिविटीज हुआ, तो इस तरह से नेशनलिज्म फीलिंग जागा, ठीक है। तो उसके बाद क्या देखिए, उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि अब क्या हुआ, हंगर, हार्डशिप और पॉपुलर रिवोल्ट। इसमें क्या पढ़ा कि जो लोग परेशान हो गए थे क्योंकि अचानक क्या हुआ था यूरोप में 1830 में सोसाइटी में अचानक से पॉपुलेशन बढ़ गया, जिसके कारण क्या हुआ, वहाँ पर भुखमरी हो गई है ना, फूड के दाम बढ़ गए, फूड का सप्लाई कम हो गया, तो लोग एक तरह से एक क्राउड क्या हुआ, रोड में आ गया, ठीक है। और एट लास्टली क्या हुआ कि फूड शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, जिसके कारण लोगों को परेशानी हो गई, और वहाँ के राजा जो लुइस फिलिपी को बनाया गया था वो भाग गया वहाँ से, ठीक है, जब लोग रोड पे आ गए। उसके बाद हमने सिलेसिया के बारे में पढ़ा कि सिलेसिया में किस तरह से वीवर लोग ने वहाँ के लोगों को, वीवर्स को परेशान कर रहे थे, उनको काम दे रहे थे बट वेजेस कम दे रहे थे। तो सिलेसिया में भी लेबर लोग ने क्या किया, अपोज किया, और लास्टली क्या हुआ, वो सिलेसिया का जो कॉन्ट्रैक्टर के घर पे अटैक कर दिया, और वहाँ पर हमने ये देखा कि कॉन्ट्रैक्टर वहाँ से दूसरे गांव भाग गए, और बाद में 24 घंटे के बाद क्या हुआ, वो वापस आते हैं आर्मी के हेल्प से, और फिर प्रॉब्लम क्रिएट वहाँ फिर हो जाती है। तो ये भी हमने देखा, ठीक है। तो इस तरह से हमने चैप्टर को देखा। उसके बाद हमने क्या देखा, जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन देखा कि किस तरह से जर्मनी में यूनिफिकेशन हुआ, इटली में यूनिफिकेशन हुआ, है ना, और धीरे धीरे बहुत सारे कंट्री यूनिफिकेशन। हमने इससे पहले क्या देखा, हमने फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के बारे में देखा, किस तरह से वहाँ पर एक पार्लियामेंट लाया गया फ्रैंकफर्ट में, और वहाँ पर लोगों ने डिमांड किया कि ये जो चीज़ें हैं उसको ठीक किया जाए, बट वो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट एक जर्मनी में हुआ था, याद रखना, ठीक है। और जर्मनी का फर्स्ट यूनिफिकेशन प्रोसेस हो रहा था, लेकिन फेल हो गया, ठीक है। हमने यूनिफिकेशन देखा, और लास्टली क्या हुआ, सब यूनिफाइड हो गया, और इटली भी यूनिफाइड हो गया। और हमने क्या देखा कि कुछ विजुअलाइजिंग द नेशन लास्ट चैप्टर देखा, जिसमें हमने 2 मैरीना और जर्मेनिया के बारे में पढ़ा कि हम लोग क्या करते हैं, एक फीमेल फिगर को क्या करते हैं, फीमेल फिगर क्या होता है, यानी कि हम जब नेशनलिज्म को शो करने के लिए फीमेल फिगर का यूज़ करते हैं। जर्मनी में जर्मेनिया, और हमारा कौन था, जर्मेनिया था, मैरीना था, ठीक है, वो था। तो इस तरह से हमने चैप्टर को क्या किया, कंप्लीट किया। उसके बाद हमने इंपीरियलिज्म भी देखा कि नेशनलिज्म खत्म हो गया, है ना। अब क्या हो रहा था, जब लोग अपने अपने कंट्री में खुश थे, लेकिन वहाँ के जो शासक जो थे वो अपने कंट्री को एक्सपेंड कर रहे थे, ठीक है। तो इस तरह से कंट्री हमने देखा। अब ये चैप्टर यहाँ पर में कुछ क्वेश्चन है, नेपोलियन कोड को लिखना है, ये तुम लोग घर में बनाओगे, व्हाट वाज नेपोलियन कोड, ठीक है। उसके बाद फ्रेडरिक सोरियो का यूटोपियन विजन के बारे में लिखना है, ठीक है, वो तुम लोग लिख सकते हो किस तरह से। उसके बाद मैरीना कौन थी, जर्मेनिया कौन थी, वो लिखना है तुम लोगों को, ठीक है। और ट्रीटी ऑफ वेना को कौन होस्ट किया था, ये चारों को क्वेश्चन आंसर लिख देना है, और इसका सिर्फ एक आंसर हमको भेजना है, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन आंसर चारों लिखना है, और इसका आंसर हमको एक भेजना है सिर्फ, ठीक है। आंसर जो हमारे मोबाइल में तुम लोग भेजोगे, तो चारों में से एक आंसर हमको तुम लोग सेंड करोगे, और चारों तुम लोग लिख लोगे, ठीक है। तो ये हमारा आज रिवीजन क्लास खत्म होता है, और एक क्वेश्चन तुम लोग बना लोगे और एक भेज दोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में तुम लोग का नया चैप्टर और नया बुक खत्म स्टार्ट होगा।